आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हमने अभी बेसिकली क्या पढ़ चुके हैं, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। हुक्स लॉ बेसिकली क्या है, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यहाँ हम जो हमने हुक्स लॉ पढ़ा है जिसमें कहते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये सोच लो कि उसी का हम लोग यहाँ ग्राफ पढ़ने वाले हैं, उसी का ना हम कर्व पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूँ आखिरकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर तुम स्ट्रेन इंक्रीज़ करोगे तो स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा, और जैसे अगर मान लो तुम स्ट्रेन डबल कर देते हो तो स्ट्रेस भी डबल हो जाएगा। इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि सेम रेशियो में बराबर बराबर चीज़ें इंक्रीमेंट होती हैं। तो इतना बेसिकली तुम्हें समझ में आ गया होगा। जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसे हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे हमने पढ़ा कि हुक्स लॉ तो जितने भी स्ट्रेस स्ट्रेन है सबके लिए वैलिड है, कहाँ तक, एक इलास्टिक लिमिट तक। लेकिन आखिरकार ये जो हम कर्व पढ़ने वाले हैं, ग्राफ पढ़ने वाले हैं, किस स्ट्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन से स्ट्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ जो हम लोग स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल के लिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि यहाँ बेसिकली इलोंगेशन पढ़ने वाले हैं। इलोंगेशन मतलब है कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करेंगे और किसी बॉडी की लेंथ में इंक्रीमेंट देखने को हमें मिलेगा। तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक प्रैक्टिकल है, फिर मतलब एक कंडीशन सोचनी है। एक कंडीशन सोचनी है कि जैसे मान लो वायर है, ये यहाँ बंधा हुआ है, वायर है, कोई भी चीज़ हो उसका कुछ ना कुछ तो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कि नहीं। मान लो इसकी लेंथ L है और इसका ये डायमीटर D है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई D²/4, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, तो R इक्वल टू होता है D/2, और तो R² इक्वल टू क्या होगा, D²/4। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम लोग बनाते हैं अब ग्राफ। ग्राफ बनाते हैं। अगर हम इस चीज़ को समझते हैं, इस फॉर्मूले को क्या समझते हैं, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले में तुम क्या देख रहे हो, क्या एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर हम स्ट्रेस को y मान लें, स्ट्रेन को हम x मान लें, और इसे मान लें क्या, स्लोप। तो अगर तुम इसी चीज़ को अगर देखने की कोशिश करोगे, थोड़ी आंखें खोलोगे, थोड़ा समझोगे, तुम एक चीज़ इसमें ये वाली नहीं देख रहे हो कि हमें y इक्वल टू mx का ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, mx का ग्राफ बनाना है। वो बात अलग है कि आगे आगे रीजन बहुत कुछ आएंगे, उनमें बहुत कुछ डिसाइड होगा, लेकिन यहाँ तक तो हमें देखना है। तो हमने क्या बोला था कि जो हुक्स लॉ होता है, ऐसा नहीं कि तुम कितना भी फोर्स अप्लाइड करते जाओ हर जगह हुक्स लॉ वैलिड होगा। हुक्स लॉ की भी एक लिमिटेशन है, एक लिमिट तक ही वैलिड होता है। उस लिमिट को भी मैं नाम बताऊंगा, उस लिमिट को क्या बोलते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने हुक्स लॉ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, मतलब देखो यहाँ हम क्या मान लेते हैं, यहाँ माना हमने स्ट्रेन और यहाँ माना हमने स्ट्रेस। देखो, इस ग्राफ को रटने से पहले थोड़ा समझो, बेसिक का रटोगे तो हमेशा परेशान होते रहोगे। तो इसमें है कि अगर तुम स्ट्रेन की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओगे तो स्ट्रेस भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इतना तो तुम्हें याद रखना चाहिए, इतना बिल्कुल ये स्ट्रेट ग्राफ बन जाता है। मतलब अगर इसे O बोले और इसे बोले A, तो O से लेके A तक तो हुक्स लॉ वैलिड है। क्या है, हुक्स लॉ है वैलिड। इसी ए पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी ए पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट
इस ए पॉइंट को प्रोपोर्शनल लिमिट इसलिए बोलते हैं ताकि यहाँ तक प्रोपोर्शनलिटी का क्राइटेरिया फिल्ड होता है। यहाँ तक तो अपन ने इतना देख लिया है। हम क्या करते हैं कि ये जो वायर है, क्या है, वायर है, इस पर हम और लोड अप्लाइड करते हैं, मतलब और फोर्स हम इस पर हम लगाते हैं। जब इसमें हम और फोर्स लगाएंगे तो फिर ये नॉन लीनियर हो जाएगा, और जहाँ से कर्व नॉन लीनियर हो जाता है वहाँ हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। हुक्स लॉ सिर्फ लीनियर लाइन के लिए भी है। तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसा कर्व आ जाता है, क्या है, ओ से ए है, ए है बी। मतलब बी पॉइंट वो है जहाँ तक, अगर देखो यहाँ इतना स्ट्रेस हो गया है कि नहीं, स्ट्रेन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हो। इस बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का कहने का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो इसकी इलास्टिक लिमिट इतने पे आ गई है, अगर इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं, क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे मान लो ये वायर था, इस पे हमने देखा कि 50 kg पे इसकी इलास्टिक लिमिट आ गई है। इनिशियली ये वायर था 100 सेंटीमीटर का, जिसमें हमने 50 kg किया तो 105 सेंटीमीटर हो गया है। तो अगर हमने 50 kg से हटा देंगे तो दोबारा ये 100 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगा। तो मतलब वो लिमिट जहाँ वो फोर्स, वो लिमिट जहाँ के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पे पहुंच जाए तो उसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इसलिए बी पॉइंट को बोलते हैं, वो बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट देखोगे या फिर देखोगे इसी को बोलते हैं यील्ड लिमिट। समझे कि नहीं? फिर देखो कि इसका मतलब है कि हम इलास्टिक बिहेवियर किसको बोल सकते हैं। इलास्टिक बिहेवियर कहाँ से कहाँ तक है, ओ से लेके बी तक। ओ से लेके बी तक कौन सा बिहेवियर है, इलास्टिक बिहेवियर। यहाँ तक इतनी बात क्लियर है? तुम कहोगे बिल्कुल क्लियर है। हम क्या करते हैं कि हमने अब 50 kg था, हमने 51 kg किया, मतलब अब हम लोड इंक्रीज़ करना, लोड बढ़ाते जाते हैं। क्या करते हैं, लोड बढ़ाते जाते हैं। फिर आएगा एक सी पॉइंट, क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा एक सी पॉइंट। अब इस सी पॉइंट के बारे में सोचते हैं आखिर इस सी पॉइंट का क्या मतलब है, और इससे क्या कहने, ये क्या कहने का मतलब क्या कहना चाहता है। अब देखो सुनो, कि बी पॉइंट तक तो वो ऑब्जेक्ट अब अगर इससे एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे ओरिजिनल शेप एंड साइज पे आ जाएगा। अब हम बात करना है वो है कि सी पॉइंट पे क्या करेगा, सी पॉइंट पे क्या होता है। कि अगर हम सी पॉइंट तक पहुंच गए हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पे नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर हमने 55 kg इस पे हमने क्या किया है, लोड डाला इसी वायर में 55 kg डाला है। तो अब इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर नहीं होगी, 100 सेंटीमीटर से उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो जैसे अगर मान लो जब हमने 55 kg हटाया इससे तो इसकी लेंथ कितनी हो गई है, इसकी लेंथ हो गई 10 मतलब 101 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जब हमने इससे लोड हटाया तो इसका जो ग्राफ बनेगा, मतलब वो पता है, मतलब इस पर अब क्या नाम है, परमानेंट सेट तो हो चुका है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है। तो ये लौटेगा इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, क्या है, इस पॉइंट से। मतलब इसमें इतना स्ट्रेन की वैल्यू तुम्हें देखने को मिल गई है। ये क्या है, स्ट्रेन है। ये जो लगभग 1% से कम होती है, 1% से कम होती है। इसी को बोलते हैं परमानेंट सेट। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेट। मतलब इसके बाद ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज पे नहीं आएगा, मतलब बी के बाद अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज पे नहीं आता है। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसमें और भी क्या करते हैं, फोर्स बढ़ाते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका कर्व ऐसा आ जाता है, क्या आ जाता है, इसका कर्व आ जाता है ऐसा।
देखो समझाएंगे, बिल्कुल सब कुछ समझाएंगे, पॉइंट लिखवाएंगे, घबराओ नहीं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा समझने पे जोर देना चाहिए। तो देखते हैं कि आखिरकार कि एक पॉइंट ए रहा है, ये क्या है, ए पॉइंट, ये है मैक्सिमम स्ट्रेस। क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं डी पॉइंट। क्या बोलते हैं, डी पॉइंट। और इस जो एक पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम ई पॉइंट। इस ई पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो हम लोग आखिरकार देखो सुनो, सी के बाद जो रीजन होता है, क्या होता है, सी के बाद जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आए उसे हम बोल देते हैं क्या, प्लास्टिक। प्लास्टिक का आखिरकार डेफिनेशन यही थी कि जो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज पे नहीं आता उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। इसका मतलब है कि सी से लेके ई तक क्या है, वो है प्लास्टिक रीजन। और जो ई पॉइंट है उसे बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट के मतलब कि फ्रैक्चर पॉइंट मतलब कि यहाँ ये ऑब्जेक्ट वो वायर ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। हाँ, इसी डी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। डी को क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर इसी का कहीं कहीं नाम सुनने को मिल जाएगा, वो मिल जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इस अल्टीमेट स्ट्रेंथ का कहने का मतलब होता है कि आखिरकार कोई बॉडी मैक्सिमम स्ट्रेस इतना ही होल्ड कर सकती है, मतलब उसके पास इतना ही स्ट्रेस झेलने की ही क्षमता है। इससे ज़्यादा स्ट्रेस अगर दोगे तो बॉडी ब्रेक हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर तुम कोई इस पर लोड भी ना डालोगे ना तब भी ब्रेक होगी। मतलब जैसे अगर तुम डी से ज़्यादा अगर स्ट्रेस लगाओगे ना, क्या लगोगे, डी से ज़्यादा अगर लोड लगाओगे ना तो बॉडी अपने आप ब्रेक हो जाएगी। तो इसकी कहानी तुम्हें ऐसे, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो इतना समझ में आ गया कि आखिर कहाँ से क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है, क्या पॉइंट है, डी क्या है। तो अब देखो कुछ हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं आखिरकार। देखो कहाँ कौन से है, अगर हम देखें कि इस प्रकार पे यहाँ जो बी पॉइंट होगा इसे तो बेसिकली हमने क्या बोल दिया है, बी पॉइंट को हमने बोल दिया है इलास्टिक लिमिट। लेकिन उस समय जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, उस समय इस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोल देते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। मतलब वो स्ट्रेस, वो एक्सटर्नल लोड जहाँ तक कोई बॉडी इलास्टिक नेचर होल्ड करती है, अगर इससे ज़्यादा तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करोगे तो उसका तो अपना इलास्टिक नेचर खो देगा। तो इतना तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा कि आखिर इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ के बाद ये परमानेंट सेट हो जाता है कि परमानेंट मतलब इसमें प्लास्टिक नेचर आता है, कुछ ना कुछ इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है। फिर अगर और देखते हैं तो डी पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस। इसी डी पॉइंट को बोलते हैं टेंस। अगर इस समय हमें देखना कि इस समय क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, तो स्ट्रेस हम देखेंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस समय जो स्ट्रेस होती है उस स्ट्रेस को हम बोल देते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। और जो ई पॉइंट होता है, ई पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। इस ग्राफ से हम लोग बहुत कुछ ही पता करते हैं, अगर कौन सा आखिरकार डक्टाइल है, क्या नेचर है, वो भी हम बताते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी का नेचर कैसा है, डक्टाइल और ब्रिटल के बारे में।
जिसके पास लार्ज प्लास्टिक रेंज होती है। प्लास्टिक रेंज जो बेसिकली अगर हम देखे जाएं तो कहाँ से कहाँ तक का होता है, इलास्टिक लिमिट कहाँ से लेकर होता है, इलास्टिक लिमिट से लेके फ्रैक्चर पॉइंट तक। क्या होता है, इलास्टिक लिमिट से लेके, मतलब सुनो, बी से लेके ई, तो बी से लेके ई तक का रीज़न होता है, वही डिसाइड करता है कौन सा मटेरियल डक्टाइल होगा और कौन सा मटेरियल ब्रिटल होगा। अगर जिसका प्लास्टिक रेंज जिसकी ज़्यादा होती है उसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं कि वो डक्टाइल मटेरियल है। अगर जिसकी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज ज़्यादा है तो उसे हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल, और जिसकी ये इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट कम होता है उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। एक ग्राफ से पता लगाते हैं, देखो इस ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि आखिर कौन ब्रिटाइल होगा, कौन डक्टाइल होगा, किसका एंग मॉडुलस ज़्यादा होगा। देखो सुनो, जैसे मान लो एक ग्राफ तुम्हारे पास ये रहा, देखो ए है, मतलब ए मटेरियल, ए है बी मटेरियल, मतलब इसको मान लो हम बोल देते हैं हाइपोथेटिकल, मान लो कि बिल्कुल फीलिंग दिल पे ना ले जाना, क्या कर कैसे बोल दिया है, इसको हम गोल्ड बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं स्टील। तो अब इसमें है पता, देखो हमने हाइपोथेटिकल लिया, हमें नहीं पता किसका एंग मॉडुलस ज़्यादा तो किसका कम होता है। यहाँ स्ट्रेस लिखा है, यहाँ स्ट्रेन लिखा है। पहला क्वेश्चन है कि यंग मॉडुलस किसका ज़्यादा है। दूसरा बात है उसका डक्टाइल नेचर किसका ज़्यादा है। और तीसरा है कि ब्रिटल नेचर के बारे में भी हमें इसी ग्राफ से देख के बात करनी है। अगर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत भी ग्राफ की नॉलेज हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पहले से यहीं से हो गया है। कौन सा हो गया है कि हमने देखा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन। क्या है ई स्ट्रेन। यहाँ हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में। इसका मतलब जो ई की वैल्यू है वो है यंग मॉडुलस। क्या है, ये है यंग मॉडुलस। तो हमने किसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि स्ट्रेस इक्वल टू बाई यंग मॉडुलस स्ट्रेन। तो y इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको बोल देते हैं हम y एक्सिस और ये रही x एक्सिस, एक्सिस और y एक्सिस, और इसको हम बोल देते हैं स्लोप। स्लोप मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा हो गया है y एक्सिस इक्वल टू x एक्सिस, या बोल सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बस देखो, जिसका थीटा ज़्यादा होगा, क्या होगा, जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस भी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि y इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो जिसका थीटा ज़्यादा है उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है, जिसका थीटा कम है उसका यंग मॉडुलस कम है। तो हम क्या देखते हैं कि बताओ, ये थीटा है और ये रहा अल्फ़ा। तो तुम्हें बेसिकली इसी ग्राफ से देख के पता चल रहा है कि थीटा इज़ स्मॉलर देन अल्फ़ा। क्या है, थीटा इज़ स्मॉलर देन अल्फ़ा। तो इस बात से पता चलता है कि बी मटेरियल का यंग मॉडुलस ज़्यादा है किससे, ए मटेरियल से। क्या है, बी का ज़्यादा है और इसका कम है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यंग मॉडुलस बी का ज़्यादा है, ए का यंग मॉडुलस कम है। पहली बात हो गई है।
अब देखते हैं कि डक्टाइल नेचर किसका ज़्यादा अच्छा है। जैसे देखते हैं कि इस पॉइंट तक इसको हम बोल देते हैं ए पॉइंट मतलब क्या बोल देते हैं, इलास्टिक लिमिट। क्या बोल देते हैं, इलास्टिक लिमिट। और इसको बोल देते हैं ए डैश। अब देखना कि आखिरकार ए वाला ए इसके लिए बोल देते हैं बी पॉइंट, मतलब इसे मान लेते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, और इसको बी डैश, ए होता है बी। हमें देखना कि बताओ ए वाला कर्व ज़्यादा है कि ए वाला कर्व ज़्यादा है। तुम कहोगे कि ए वाला कर्व ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि बी ज़्यादा डक्टाइल है किससे, ए मटेरियल से। किससे मटेरियल है, जो ए सॉरी ए मटेरियल है वो ज़्यादा डक्टाइल है किससे, बी से। और डक्टाइल का जस्ट अपोजिट होता है क्या, ब्रिटल। तो इसका मतलब है कि बी मटेरियल ज़्यादा ब्रिटल है देन कंपैरिजन के ए के। तो मुझे हम देखो इसको हम छोटा भी बना देते हैं बी डैश, और ये बी, क्यों कंफ्यूज ना हो जाओ। जो बी डैश क्या है, ये है फ्रैक्चर पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ आ गया हो कि बेसिकली कोशिश करिए कि तुम्हें समझा सकें ग्राफ की हेल्प से, कैसे क्या ग्राफ बनता है, कहाँ से क्या नेचर वैलिड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक जो भी डाउट्स हो, जो भी समस्या हो, कमेंट्स में लिखें, देखें क्या दिक्कत आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।